बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सच न्यूज़ में टॉक शो में मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा दुरानी। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जहां आइंदा आम इंतखाबात की बाज़गश सुनाई देती है, तो वहीं पर कायद नून लीग के वतन वापसी के बाद से सियासी गहमा गहमी को बामे उरूज मिल गया है। कल के खलीफ आज के गरीब ठहरे, तो वहीं पर नए सियासी गठजोड़ के लिए सियासी पंडितों की बैठकों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के साथ इल्हाक कर चुकी है, तो उधर सिंध में MQM पाकिस्तान की जानिब से भी नवाज लीग से पींगे बढ़ा रही हैं। PTI इस वक्त मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब है, ताहम प्लेइंग फील्ड में तब्दीली के दावेदारों के लिए भी कुछ हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये हमारा सबसे बड़ा और अहम सवाल होगा आज। इसके अलावा क्या खैबर पख्तूनख्वा में नून और जीम की इत्तेहादी हुकूमत होगी, तो उधर पंजाब में 9 उमर जमात IPP किसी बड़ी डील के तहत तख्ते लाहौर के लिए मुत्तफ़िका तौर पर अहल ठहरेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में जमात इस्लामी की तरफ से टक्कर मिल सकती है या नहीं। बदस्तूर सिंध पर दिफाई चैंपियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रहेगी। बलूचिस्तान में भी अफवाम तफहीम से मरकजी हुकूमत बनाने वाली जमात के इत्तेहादी ही मुत्तफ़िका तौर पर हुकूमत बनाएंगे। आज के प्रोग्राम में जहां मुल्क के सियासी मंजरनामे पर रोशनी डालेंगे, तो वहीं पर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पहुंचने वाले मुल्की मईशत को नुकसान का अजाला सियासी और जमहूरी रवादारी और मुस्तकिली की वजह से मुमकिन हो सकेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। मुंतखब विफाकी सूबाई हुकूमतों को मईशत समेत कौन कौन से मसाइल दरपेश होंगे जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा, और उसके लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना सकती है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उज़मा कादर साहिबा हमारे साथ होंगी। बहुत मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के मैडम, आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे सर। और IPP से मेजर खुरम रोखड़े हमारे साथ होंगे, आपके भी कीमती वक्त के बहुत मशकूर हैं। तीनों मेहमानों से मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी मौशी और जो भी हालात हैं, इन तमाम तर हालात में सियासी इस्तेहकाम के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन एक वाहिद हल है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये इलेक्शन बर वक्त हो पाएगा? जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात हो रही है, तो क्या आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद होगा? सबसे पहला सवाल यही होगा। उज़मा साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, क्या कहेंगे आप? उज़मा साहिबा। बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है कि हम एक जमहूरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और उसमें अवाम का मैंडेट होता है और उनके नुमाइंदे आते हैं और उनसे फिर हुकूमत जो है वो आगे बनती है और फिर चलती है। तो इलेक्शंस नागुज़ीर हैं और मुझे पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन ने बल्कि एक वजाहत भी दी जो डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से एक फिर शक व शुबा पैदा किया गया हामिद मीर के प्रोग्राम में कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जनवरी के एंड में भी इलेक्शन हो। तो उसके अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन ने इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि बिल्कुल हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए और आइंदा 2-4 दिनों में इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। अब देखें जो इलेक्शन कमीशन है ये वो इदारा है जिसने मुल्क में इलेक्शन कराना है और आप सही कह रही हैं, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दोनों का चोली दामन का साथ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि सारे आप देखें कि गहमा-गहमी शुरू हो गई है। लोग अपने-अपने जो है जलसे जुलूस कर रहे हैं, सारी पार्टीज़ मैदान में उतर रही हैं। बड़ी अच्छी खुशआइंद बात है। हर एक अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक आगे चल रहा है। लोग भी आ रहे हैं, वो भी बड़ी तवज्जो से सुन भी रहे हैं और जो है वो शामिल भी हो रहे हैं इस जमहूरी प्रोसेस में। तो इस मुझे तो कोई एक वो हल्का बंदियों का जो था वो शेड्यूल ऑलरेडी दे दिया गया है और वो उसके बाद जो एतराज़ात हैं उनका भी शेड्यूल आपके पास मौजूद है और इंशाल्लाह ताला मुझे तो पक्की उम्मीद है कि जैसे शुरू होगा 2024 तो इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में जाएँगे। इंशाल्लाह 2024 के शुरू होते ही हम इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है उज़मा साहिब, आपका कमेंट आ गया है। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊंगी।
नए सियासी जमात जो है वजूद में आई है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए तो तैयारी सबकी ही होगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अवाम में ये तासुर है कि लोग वही हैं, कंधा भी वही है, बस नाम बदल गया है। तो इस तासुर को कैसे बदलेंगे आप लोग? क्या हिकमत अमली है आप लोगों के पास? अवाम में तासुर किसके बारे में, क्या नया तासुर किसके बारे में? अवाम में वही तासुरात हैं सबके बारे में। देखें, लोगों को ये आइडिया है, कंप्लीट आइडिया है कि हम कौन लोग हैं, हम कहाँ से आए हैं, किन हालात में आए हैं, कैसे ये पार्टी बनी है। जो वोटर था वो आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं भी अपने इलाके में ही हूँ और वहाँ पर हमने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। हमारा जो बेसिक इशू है वो ये है कि हमारा नेशनल लेवल पे कैंपेन में कम लोग होंगे, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक बड़ी अच्छे मार्जिन के साथ ये पार्टी आएगी और आप देखती जाएंगे कि हर आने वाले दिन सरप्राइजेस भी होंगे, गुड सरप्राइजेस। अभी हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी फॉर्मली। अभी तक बाकी किसी पार्टी ने उस तरह फॉर्मली कैंपेन इलेक्शन की शुरू नहीं की, हमने तो शुरू भी कर दी। और हमारा ग्राउंड में कनेक्टिविटी हम कंसिडर करते हैं और इससे क्लेम करते हैं कि बाकियों से ज्यादा है। तो अवामी तासुरात जो हैं इंशाल्लाह वो हमें हक में बेहतर होंगे। तीसरी ठीक चीज ये है, है कि हम कोई पॉलिसी मैं खुर्रम अपना साहब एक आपकी जी बात। बात की तरफ भी आएंगे, लेकिन मैं बीच में एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी। पंजाब जो नून लीग का गढ़ माना जाता है, अभी तो कायद नून लीग भी वापस आ गए हैं वतन, तो जाहिर है उन्होंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल ही की हुई है, जिस तरह आपकी तैयारी मुकम्मल है। अगर इन केस आप पंजाब में गवर्नमेंट बनाना चाहें या इस तरफ जाएंगे, तो क्या हिकमत अमली है? आप लोगों के पास क्या प्लान है? हमारा प्लान बड़ा क्लियर है और सारों को क्लियर है, नून लीग को भी क्लियर है कि हम अपनी एक वेटेज रखते हैं। मैं एक और पॉइंट की तरफ आ रहा था, हम किसी खानदान की पार्टी नहीं है। जो हमें सबसे बड़ा एज जाता है, हम किसी नस्ल दर नस्ल एक खानदान की पार्टी है ही नहीं। हम आज़ाद लोग हैं, हम ख्याल लोग हैं और हम एक दूसरे के ऊपर बैठकर तनकीद भी कर सकते हैं, एक दूसरे को सराह भी सकते हैं। तो हमारे इश्यूज कम हैं जो बाकी पार्टी से। आप देखते जाइए पंजाब के अंदर हम किस तरीके से सीट्स लेके जाएंगे और इंशाल्लाह कैसे हम गवर्नमेंट बनाएंगे, कितनी सीटें ये ले आने वाले जाएंगे दिन पंजाब बताएं। के अंदर? हमारे देखें, दोनों पार्टीज जो हैं ये 70 सीट्स का सोच रही हैं। दोनों पार्टीज जो है, हमारी पार्टी भी और नून भी, दे आर थिंकिंग कि 70 सीट्स पे, हर पार्टी कहती है कि 70 सीट्स पे इनके नुमाइंदे बेहतर सूरत हाल के अंदर है। हम भी यही कहते हैं। हम क्लेम करते हैं कि हम ऐसे मार्जिन में सीट जाएंगे कि जो हमें हमारी वजारत आला पंजाब के लिए हम ही डिक्लेयर होंगे फॉर द फाइनल कॉम्पिटिशन। जी ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कल आप लोगों ने अपना मंशूर भी पेश किया जहानिया के जलसे में, उस पर भी बात करेंगे कि काफ़ी अहम ऐलानात हुए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार अहमद की जानिब बढ़ूंगी। इफ्तिखार साहब, आप बताइएगा, आप लोगों की क्या तैयारी है? पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन की डेट दी जाए और अनाउंस किया जाए, मगर जो तासुर दिया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं आएंगे तो उस वक्त तक डेट की फाइनल नहीं होगी। तो अब हम तवक्को रखते हैं कि मियां साहब तशरीफ ले आए हैं तो इलेक्शन की डेट भी उन्हें अनाउंस करना चाहिए। नहीं करेंगे तो शायद कल या परसों सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, शायद इलेक्शन कमीशन वहां पे जाके कोई डेट इलेक्शन की दे दे। तो हम तो पहले पहले दिन से इसकी इसकी तैयारी में हैं। हमारा कैंडिडेट्स भी हमारे फाइनल हो चुके हैं। हम कौमी और सूबाई असम्बलियों के हम सारा अपना काम काम मुकम्मल की बैठे हैं। हम तो पहले दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं और हमारा मुतालबा अपने हमारे साथ जो हमारी पार्टीज अलाइज रह गई हैं, हमने तो उनसे भी बार बार कहा है कि आप भी ये मुतालबा करें इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो और जमहूरियत का जो तसलसल है वो चलता रहे और इलेक्शंस का मुतालबा ही वोट को इज्जत देना है। अगर आप मुतालबा नहीं करेंगे तो ये तो वोट की इंसल्ट है फिर। लेकिन आप नहीं समझते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, फ्री एंड फेयर हमें तवक्को है इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा और इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि अगर 18 का वही रिप्ले होना है तो फिर इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखें कि उसमें जितना नुकसान हुआ और जिस तरीके से और अब भी ये जो तासुर इस किस्म का आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे इन्हें मुस्लिम लीग के जो दोस्त हैं इन्हें
इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए। हमने और इन्होंने मिलकर उस लाडले के खिलाफ, सिलेक्टेड के खिलाफ जदोजहद की थी। अब अगर यही तो तासुर इनके बारे। आज तो लाडला कायद नून लीग को भी कहा जा रहा है इफ्तिखार साहब। जी मैं इसी पे कह रहा हूँ कि आज ये तासुर नींव भरना चाहिए। ये तासुर तो खुद मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने ख़त्म करना है ना जी, कि अगर इन्हें लाडला प्लस के तौर पर ये तासुर आए, तो मेरा ख़्याल है कि खुद मियाँ साहब और मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के लिए भी ये मुनासिब नहीं होगा। तो इन्हें इस चीज़ पर भी गौर गौर करना चाहिए कि 18 का रिप्ले ना हो जी। ठीक है उज़मा साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं इफ्तिखार साहब की पॉइंट से, उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए? पहले तो मैं आपकी पीपल्स पार्टी के मेहमान से ये पूछना चाहूंगी कि जरा खुल के बात करें ना, कौन तासुर दे रहा है इनको कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। इनको ये नहीं पता कि नवाज शरीफ 4 साल से जिलावतनी भुगत रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि 4 साल मुस्लिम लीग नून ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, उनके लीडरशिप ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। सारों को डेथ सेल में रखा गया, उनको कैदो बंद में रखा गया, वर्कर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं था। इन्होंने किसी हमारे नून लीग के एमएनए और एमपीए को एक टका नहीं दिया कि वो अपने हलकों में कोई डेवलपमेंट का काम करवा सकें, लोगों की कोई फलाह का काम करवा सकें। तो ये लेकिन नून लीग जो है ना, बहुत पुरअज़म और बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल और मुनज़्ज़म पार्टी है। और इस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आके इसको और भी नए सिरे से इसको रिस्ट्रक्चर किया और इसको मुतहर्रिक किया, और हर विंग को ग्रास रूट लेवल तक एक्टिवेट किया है। तो बात सारी ये है कि नून लीग ने तो 2018 में कोई रोना पीटना नहीं डाला था कि जी हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, या हमारे लिए किसी को लाडला बनाया जा रहा है। लेकिन वो धांधली का सबने इल्ज़ाम तो देखा। लगाया था ना उज़मा साहिबा। देखें, वो तो सबको पता है कि किस तरह से आरटीएस बैठा था, और जो इमरान प्रोजेक्ट है उसके जो जितने जितने इस वक्त जो मुलव्वस था उस साजिश में, वो सब कैफरे किरदार तक आपके सामने सब पहुंच रहे हैं। सबको पता है कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ को एक निहायत नाइंसाफी की बुनियाद पे, अकामे की बुनियाद पे, हम बल्कि जितने भी हमारे बड़े लीडरान थे उनको इलेक्शन से इन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो अब ये मुकाफाते अमल है, क्योंकि बिल्कुल, ये ये मकाफ़ात सारी अमल है। इन्होंने उज़मा साहिबा, ज़रा मेजर खुर्रम की जानिब बढ़ते हैं। इन्होंने कल अपनी पार्टी का मंशूर इनका कल सामने आया है और इनके मंशूर में कहा गया कि 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा, और भी कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगी तो खुर्रम हुमा साहब, ये सब होगा कैसे? हुमा, मैं आपको जरा याद दिलाती जाऊं कि जब हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत 4 महीने आई थी, तो हमने तो कर दिया था 300 यूनिट से जो कम थी उनके लिए हमने ये ऑलरेडी हमने ये पैकेज दे दिया था। और ये मोटरसाइकिल वाला भी जो है ये हम ही लोगों ने पैकेज ठीक है, दिया उस्मा था, साहिबा, लेकिन वो मैं चूंकि आपको भी मौका दूँगी, लेकिन ज़रा खुर्रम साहब से भी जानते हैं ना, इनका मंशूर है। जी देखिए, सबसे पहली चीज है कि क्या ये जो दोनों चीजें कही गई हैं, क्या ये पॉसिबल है करना? जैसे उज़मा बहन कह रही थी, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने भी किया, इन्होंने भी इस पे वर्किंग की होगी, हमने इसके ऊपर मुकम्मल वर्किंग की है, और ये 100% पॉसिबल है। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कह रहे हैं कि जी हम करेंगे और कर ना सकें। आईपीपी से जो तमाम मुआहिदा हैं, हम उनको बड़ी डिटेल में हम उनको स्टडी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के साथ जहाँ जहाँ बेइंतहा ज्यादती हुई, और 100 बिलियंस ऑफ रुपीज का जहाँ जहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया इंटेंशनली, कुछ कार्टेल्स की तरफ से, कुछ ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, हमने उसके बारे में पूरी स्टडी की है, और उसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम उनको शॉर्ट आउट करेंगे। प्लान क्या है खुर्रम साहब, प्लान मैं क्या मैं है? उस साथ वही ही आपको साथ ये प्लान भी दे रहा कहा हूँ, वही गया है कि आपको 50,000 मजदूर की उजरत होगी कम से कम। अगर ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, मुझे नहीं भी नहीं सुन के बड़ा सुनिए ना, अच्छा लगा है। गुजारिश सुनिए। सुनना के बाद आपसे पूछे कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये चीज पॉसिबल है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% पॉसिबल है। तो इसका कोई आईपीपी प्लान के, भी तो होगा ना? तो वही तो दे रहा था ना प्लान आपको। आईपीपी के मुआहिदों को जो हम स्टडी कर रहे हैं,
और पाकिस्तान की प्रोडक्शन को हमने जो मुकम्मल स्टडी किया है और जो 100 बिलियन के रुपया लूटा जा रहा है और गवर्नमेंट को नुकसान होता है, जब हम उन चीजों को इन ऑर्डर करते हैं तो ये 300 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। आपके मुल्क की उस इंडस्ट्री भी चलती है अगर गलत पॉलिसीज जो हमने पकड़ी है इस वक्त पर, जिनको हमने ठीक करना है और हमको ठीक करेंगे। खुर्रम और साहब, इसी से मुल्क आपको बचेगा। हो सकता है आपके इल्म में ये बात हो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ कि जी जी पाकिस्तान के 60% से भी ज्यादा तकरीबन ऐसे बिजली सारिफीन हैं जो कि कंज्यूम कर रहे हैं 300 यूनिट। ये इतना आसान है पॉसिबल करना? है आपको बता रहा हूँ, है बिजली आपके पास। अगर आप पूरी बिजली की अपनी प्रोडक्शन लाइन को स्टडी कर लें और जो कुछ आपके पास है और जिस तरीके से जाया किया जाता है और जितनी ओवर चार्जिंग की जाती है, आपके पास तो बिजली के ऊपर कारखाने चलने चाहिए थे। ये तो हमारी बदबख्ती है कि हमारे पास तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद और बिजली की प्रोडक्शन हमारे पास, दुनिया में किसी और मुल्क के पास ये वाले रिसोर्सेज होते, ये पानी और ये बारिशें, तो पता नहीं उनकी इंडस्ट्री बिजली के ऊपर फ्री चलकर कहां तक पहुंच चुकी होती। हमने तो अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं आपको एक दावत दूंगा, बल्कि आपकी तरफ किसी दिन पेपर्स भिजवाऊंगा, जो रीसेंट आईपीपी स्टडी है। आप परेशान हो जाएंगी कि आपके घर के अंदर पानी मौजूद हो और अपने घर के कुओं को आप बंद करके दूसरे घरों से हजारों रुपए का पानी खरीद रहे हो। 300 यूनिट क्या चीज है पाकिस्तान के अंदर देना? हमारी जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है वो असल में चीज है ही यही, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, आपकी पावर की जो है डेफिशिएंसी की वजह से। चाहे आपका कारखाना है उठ के चला गया चाइना की तरफ, कोई कहां भाग गया, कोई कहां भाग गया, दिस इज द रीजन। दूसरा आपका सोर्स था नेचुरल गैस का, उसको हमने घरों के चूल्हों के अंदर और उसको हमने वो जो है सीएनजी पंप बना के उड़ा दिया। हमने कदर कहाँ की है जो कुछ हमारे पास है? हम सिर्फ इन ज़खायर और वसाइल की कदर ही कर लें तो हमारे पास तो ये चीजें फ्री होनी चाहिए। कश्मीर का जो दरिया है, कश्मीर के दरिया के ऊपर इतनी प्रोडक्शन कश्मीर की लोकल हो सकती है, ये नीचे तक कि उनको बिजली खरीदने की जरूरत ही कोई खुर्रम नहीं है। साहब, यहाँ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। पिछले जी 70 जी साल में इन तमाम चीजों की कदर नहीं की गई, तो अब इस चीज की गारंटी कैसे है कि अब कदर कर ली हाँ, जाएगी? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। 70 साल में नहीं, 70s से लेके के बाद का जो हमारा दौर है, उससे पहले आपकी जो पीआईए एयरलाइन है वो दुनिया की टॉप ऑफ द लाइन एयरलाइन थी। 80s से पहले आपका जो वापडा है ये दुनिया की तमाम बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी था। 80s से पहले आपके बहुत सारे इदारे बहुत कमाल थे, स्टील मिल आप अपनी याद करें। लेकिन पीआईए और रेलवे की क्या सूरत हाल है आज? जरा ताजा तरीन उस पे नजर डालिए भाई, आपने खुर्रम साहब। गुजारिश वही कह रहा हूँ ना। बेटा आगे ब्रेक लगाएंगे, आगे बात गाड़ी के खड़े। उज़मा साहिबा, आपका जो आप जी उज़मा साहिबा, जी जी आप क्या जी आप कुछ सुन आप रही पूछ हैं, रही इत्तेफाक हैं? करती हैं? बस राइट पे जी देखिए, मैं आपको बताती चलूं कि सबसे जो सीजन्ड और जहां दीदा पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। तो 2017 में ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 5.8 था। उस वक्त बिजली का एक यूनिट 7 रुपए का मिलता था, रोटी 4 रुपए की मिलती थी, आपका डॉलर 105 रुपए पे था। आपकी स्टॉक मार्केट बेहतरीन स्टॉक फ्यूचर, मार्केट थी उस्मा एशिया साहिबा, की। अब ये आप तो एक माजी न्यूक्लियर है ना, पावर ये तो माजी है, ये तो गुजर गया। आप बन हमने गए थे। फ्यूचर की बात करनी है। मैं आपका आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इफ्तिखार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कल जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जलसा किया तो उन्होंने कहा कि नून लीग 7 बार पंजाब में आ चुकी है और अब कहती है कि हमें और मौका दें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में है, लेकिन थर के हालात और सूरत हाल अबतर से अबतर है, ये इनकी जानिब से कहा गया। आप मुझे ये बताइएगा कि सिंध में तो समझ में आता है कि आपकी हुकूमत है, आने वाली इलेक्शन के बाद इस चीज का मजीद अंदाजा लगेगा। पंजाब के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? जहां तक उन्होंने कल अपने मंशूर और बाकी बातें की, इलेक्शन में हर जमात को अपना हक है कि वो बात करे और सारा। जहां तक उन्होंने थर की बात की है तो मेरा ख्याल है थर पे तो आप बीबीसी भी और बाकी भी डॉक्यूमेंट्रीज दे चुकी हैं। अगर ये आज से 15 साल पहले वाले थर की बात कर रहे थे तो वो और बात है। आज वाले थर को अगर ये देख लें कि वहां पर क्या कुछ नहीं है, वहां पर एनआईसीवीडी हॉस्पिटल है, वहां बच्चों के हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स वहां पर मौजूद हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी आईबी यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद है, वहां पर रोड्स वगैरह, वहां पर
ये इसका बिलियन ट्रीज का जो मंसूबा है वो वहाँ पर मौजूद है। थार कोयल का जो है हम पूरे पाकिस्तान को 2600 मेगावाट बिजली दे रहे हैं और आइंदा कुछ सालों के अंदर हम तकरीबन कोई 8 से 10,000 मेगावाट बिजली जो है उन्हें वो देंगे और इसे 50,000 तक लेकर जाएँगे। तो थर को आप पिछले उसके साथ ना करें, आज के थर को देखें और आपको अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज थर कहाँ पर है। और कुछ हमारे सहाफ़ी हज़रात भी जाके देख आए हैं, जावेद चौधरी साहब भी और दूसरे भी वहाँ पे जाके उन्होंने भी उसके ऊपर अपना डिटेल्स दी हैं। और जहाँ तक हमारी बात है जी, पंजाब के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स ला रहे हैं और हम हमारी कोशिश है कि जो भी हमारा रहा है कि जो हमने हमारी गवर्नमेंट ने पिछले सालों में सिंध के अंदर किया है, एनआईसीडी हॉस्पिटल्स हमने, अब आप देखें कि पंजाब के अंदर एक लाहौर के अंदर है कार्डियोलॉजी और एक मुल्तान के अंदर है। जबकि सिंध में तकरीबन हर शहर के अंदर कार्डियोलॉजी है और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं लेकिन वो। इफ्तिखार और साहब, कराची में तो पानी का मसला जूं का तू है, मुसलसल अभी तक मसला है और शदीद देखिए, मुश्किलात का सामना है कराची के आवाम को। आए रोज हम इस मसले को उजागर करते हैं, लेकिन इस पे कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाया गया अभी तक। इस पे बात करेंगे, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद ही जो हुकूमत आएगी, उसी हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के सियासी और मौशी मसाइल हल होंगे। सियासी इस्तेहकाम के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत वजूद में आएगी, ये तमाम तर सिचुएशन उन्हीं पे डिपेंड करेगी कि वो किस तरह से क्या हिकमत अमली लेकर आते हैं, क्या उनके पास प्लान है, कौन सी उनके पास मौशी टीम है। इन तमाम तर चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उज़मा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कायद नून लीग के वतन वापस आ जाने के बाद से एक गहमा गहमी का सिलसिला बन गया है और नून लीग को तो ये पूरी उम्मीद है कि आने वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ही होंगे। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनकी आप कारकर्दगी पीछे देख लें। 2013 में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान को और पूरी तरीके से लोड शेडिंग जो थी तकरीबन खत्म हो गई थी जब उनको 2017 में इन्होंने इस तरह से उनको नाअहल किया है एक निहायत साजिशी किस्म की डिसीजन से। तो आपको मैंने अभी बताया था कि 5.8 ग्रोथ रेट था उस वक्त, 105 पे डॉलर था, 4 रुपए की आपकी रोटी थी, 7 रुपए का यूनिट आपकी बिजली थी। तो ये तरक्की का सफर पे गामजन थे हम, एशियन टाइगर बनने जा रहे थे जब पूरी तरक्की को ब्रेक लगा दी गई और फिर 3.5 साल में उसको पूरा रिवर्स गियर लग गया और जितनी तरक्की हुई थी उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से ये छोड़ के गए थे लेकिन मियां मोहम्मद लेकिन नवाज उस्मा शरीफ। साहिबा, और एक चीज पे मुझे आपसे इख्तलाफ है, उसके लिए माजरत। वो ये है कि ये जी 16 माह हुकूमत भी तो पीडीएम की जो रही है वो मुश्तरका हुकूमत, जिसमें आप, पीपल्स पार्टी और ऐसी बहुत सारी जमातें रही हैं। आप लोग इसकी बात क्यों नहीं करते? वजीर आजम तो शहबाज आपको शरीफ मैं साहब बता रहे हैं ना। आपको आपको डॉलर बेकाबू हो देखें गया, अभी बिजली के यूनिट जी महंगे हो मैं गए, जरा पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंच गई और अवाम को आटे की आपने लाइनों में लगना पड़ा। इन 16 माह की कारकर्दगी पे अच्छा आप बात नहीं करते। आ- ठीक है, आप मुझे जरा 2 मिनट दें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। हुआ यूं था कि 2022 में लोग हाथ उठा उठा के इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे थे और जब वो जब हुकूमत बदली तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप अपनी अलविदाई तकरीर लिखें और आप असेंबली को डिसॉल्व करें और इलेक्शन में जाएं, हम अवाम से मैंडेट लेके दोबारा आएंगे। लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो ये थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच गया था। आपको याद नहीं है किस तरह से लोग कहते थे कि तो श्रीलंका बनने जा रहे हैं? आपको याद नहीं है कि किस तरह से आईएमएफ की डील को साइन करके इमरान खान भाग गए थे और किस तरह तो उनके ये वजीर जिम्मेदारी खजाना भी ने तो कहा उस्मा था कि साहिबा आप ही लोगों आईएमएफ की की डील जानिब को से ली गई सैबोटाज थी ना। कर ले। शहबाज आपको क्या शरीफ ये कौन सब थे? चीजें भूल गई हैं? आपको क्या ये सब चीजें भूल गई हैं? तो उस वक्त ये हमने जो बोझ अपने कंधों पे उठाया वो सिर्फ इसलिए उठाया कि रियासत को बचाना था और उसके लिए बहुत भारी कीमत हमने सियासी अदा की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई डिफॉल्ट की बात कर रहा है? कोई नहीं आप कर रहा नहीं ना। समझती इसका कि इसकी मतलब है कि सबसे ज्यादा भारी कीमत आवाम को चुकानी पड़ी है?
महंगाई का शिकार होकर पेट्रोल की बढ़ती कीमत, डॉलर बेकाबू हो गया, सोने की कीमत आसमान से बातें आपको करने लगी, आपको आटा, आप चीनी, आपको यहाँ तक कि सब्जियां आपको भी कभी गरीब पता आदमी है की पहुंच से आप बाहर हो गई। देखिए मैं आपको बता रही हूँ और कि जिस पीपल्स आईएमएफ जो है पार्टी के साथ आप लोगों आईएमएफ ने के मुआहदा मुश्तरका क्या होता है हुकूमत बनाई, आईएमएफ के आज वो मुआहदे पीपल्स में पार्टी यही भी नहीं होता है कि मानती। हर किस्म की वो भी कहते सब्सिडी हैं जो है नून वो लीग का खत्म कर कसूर दी है। जाए। आपको आप मेरी बात सुने आईएमएफ को मुआहदा वो होता ही ये है कि वो कहते हैं कि आप बिजली पे गैस पे पेट्रोल पे जितनी आपने सब्सिडी दी हुई है वो सारी खत्म करें। ठीक है? और ये ज़ाहिर है ये जो महँगाई का तूफ़ान है, पूरी दुनिया में इस वक़्त आया हुआ है, वो हमें भी उसका ये बोझ उठाना पड़ा, अवाम को भी बोझ उठाना पड़ा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो 9 निकाती एजेंडा दिया है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं कि किस तरह से हमने बिजली और गैस की कीमतों में कमी करनी है, किस तरह हुकूमती अखराजात में कमी करनी है, किस तरह से हमने अपनी ज़राअत पे उसको रिवॉल्यूशनराइज़ करना है, डिजिटल रिवॉल्यूशन किस तरह लेके आनी है, किस तरीके से हमने जो है वो अपने तजारती खसारा कम करना है। आप सुन रही हैं मेरी बात? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ उज़्मा साहिबा, अच्छा, आपका प्लान तो मैं बिल्कुल सुन ये रही हूँ। मैं आपकी जानिब भी दोबारा आऊँगी। खुर्रम साहब, उज़्मा साहिबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, अब क्या समझते हैं? 7 बार जिस तरह कल आप लोगों ने कहा कि नून लीग पंजाब में आ चुकी है, दोबारा मौका चाहती है, प्लान भी बता रहे हैं। ये देखें, बात ये है कि लेट्स बी सीरियस और हम देखें कि लोगों का कंसर्न क्या है। 40 साल से भी यकीन दिन और 40 से फिर अगेन अगेन देखें, ये जो मौरूसी सियासत है ना, इसके अंदर चैप्टर ये है कि मैं हूँगा, मैं हूँगा, मैं हूँगा, फिर मैं नहीं हूँगा तो मेरी औलाद होगी। बाकी ये जो पार्टी होती है, ये पार्टी वर्कर्स, ये पार्टी जो लीडरशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ एक उस हैसियत तक रह जाते हैं कि अगर ये उस बादशाही निज़ाम के इर्द गिर्द रहें तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर ये ज़रा सा इन्होंने कोई बात उनके खिलाफ की या मुल्क के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी देने की कोशिश की तो ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। यही यही इशू होता है मौरूसी पॉलिटिक्स का। और इसका हम तो पहले भी जिस पार्टी में शामिल हुए इसलिए शामिल हुए कि लेट्स गेट रिड ऑफ इट नाउ। हम आगे चलें, हम इक्वलिटी के बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, अहलियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर अपने कैंडिडेट्स को चूज करें, कोई मिनिस्टर बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने, ये खानदानों से निकले। पहली चीज तो यह है कि हमारा इस खानदानी पॉलिटिक्स हम इसके हक में नहीं है। दैट्स व्हाई वी से कि आप 7 दफा रहे भाई, कोई 10 दफा रह चुका है, उन 7 दफों में एक ही खानदान में बारियां तकसीम होती हैं। अब हम आजिज हैं। दूसरी चीज जब हम करते हैं ना पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की बात, यकीन कीजिए सिर्फ आईपीपीज को खोल के देख लीजिए और आईपीपीज के मुआहदों को खोल के देख लीजिए। फिर आईपीपीज किस किस ने किए, फिर किस दौर में कौन सा जो है कार्टेल किसने कैसे उनको बचाया और फिर कैसे गलत मुआहदे हुए। ये जो कोट अद्दू का जो है ये क्लोज हो चुका था, ये आप अपना उसका जो टाइम क्लोज हो चुका था उसको कैसे इलीगली रिवाइज किया, किसने किया, बिलियंस ऑफ रुपीज का तो यहीं पे नुकसान हो जाता है। और हम कहते हैं हम बिजली सस्ती करेंगे या बड़ी करेंगे। सबसे पहले ये तो देखें कि आईपीपीज लेके कौन आया था। घर के अंदर हर चीज मौजूद थी। ये जो हम कहते हैं ना जो लोड शेडिंग है, ये इतनी बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ कहना कि इसकी लोड शेडिंग की तो हम लोड शेडिंग की वजह से आईपीपीज ले आए। ये यानी एक लॉजिकल ही नहीं है ये बात। कभी मैथमेटिकली चीज को स्टडी तो कर लीजिए। मैं तो आपको मीडिया को ये दरखास्त करूंगा, बाकी चीजों को छोड़ें। लोड शेडिंग होती है, आप सिर्फ आईपीपीज को खोलिए, किसने कहां से लाई, किस दौर में आई, किसने उन मुआहदों को एक्सीड किया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और कितने जुल्म के साथ इस कौम और इस कौम के लोगों के साथ जुल्म हुआ। इन तमाम चीजों से हमने निकलना है। हम नहीं है किसी ऐसी पार्टी के या ऐसे बयानिए के ऊपर कि हम कहें कि जी खानदान आएंगे। हम इन खानदानों से या इन खानदानों की पॉलिटिक्स से आगे का सोच रहे हैं। हम मदा सराई के अंदर नहीं है खानदानों, हम देख चुके हैं सारों को। ऑल ऑफ देम इज, तो अगर थोड़ा सा देखे सारों को देख चुके हैं। यानी हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये कहती है कि अगर वो हुकूमत में आती है तो वो आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए ही आएगी और सिर्फ आवाम को ही रिलीफ देगी। ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। अभी उज़्मा साहिबा ने गुफ्तगू की है, मैं इन 16 माह की कारकर्दगी पे आपसे भी डिस्कशन करूंगी। आप समझते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल जब वजीर खजाना थे तो उनको चेंज किया गया और इसहाक डार साहब आए,
मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना जब रहे और उनके बाद इसहाक डार साहब आए, तो वो जो उनके बारे में बातें करते थे, आपको लगता है वो सही कहते थे? देखें, ये खजाना इनके पास था, और जब इसहाक डार साहब तशरीफ ला रहे थे तो यही तासुर दिया गया था कि वो आएंगे और वो सारी सूरत हाल कंट्रोल कर लेंगे, डॉलर भी कंट्रोल हो जाएगा, बाकी मामला कीमतें कंट्रोल में चली जाएंगी सब। इसहाक डार साहब तशरीफ लाए, वो सारे पाकिस्तान के सबके सामने है। अब इनका जो 16 माह का हमारी जो जॉइंट गवर्नमेंट थी, उसमें तमाम जो मेन महकमे थे, जिस तरह पीएम खुद मियां शहबाज शरीफ साहब थे, प्लानिंग उनके पास था, खजाना उनके पास था, वापडा उनके पास था, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, ये सब चीजें उनके उनके पास थी। और अब अगर वो, आपने वजह फरमाया कि अगर अब वो उस 16 माह की कारकर्दगी नहीं बयान करेंगे, तो मेरे ख्याल लोग तो इस बात को वो नहीं मानेंगे कि जब तक आप अपना वो 16 माह की कारकर्दगी भी अपने साबका कारकर्दियों के साथ शुमार नहीं करेंगे। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, जो महकमे हमारे पास थे, खारजा था, हम उसका जवाब दे हैं, हम बता सकते हैं कि हमने किस तरह उसके वर्क किया बाहर दुनिया में, चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, और बाकी सारा। फिर ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मसला आया, उसमें भी जो वज़ीर ख़ारिजा का किरदार था, खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ वक़्तों पर वज़ीर ख़ारिजा की तारीफ़ कर चुके हैं, और मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर, फिर इसी तरह लेकिन शहबाज हमारे शरीफ पास। साहब की तारीफों से तो काम नहीं चलेगा ना इफ्तिखार साहब। नहीं, अगर आप कहती हैं कि वज़ीर ख़ारिजा की कारकर्दगी नहीं थी, तो मुझे अफ़सोस है कि अगर आप भी ये बात करें कि वज़ीर ख़ारिजा ने कुछ नहीं किया। वज़ीर ख़ारिजा की कारकर्दगी आप देख लें कि मैं बिल्कुल उन्होंने भी नहीं कह जिस। रही कि उनकी कारकर्दगी नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया मेरी जानिब से। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि उनकी कारकर्दगी थी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कल जब आप लोग मुश्तरका हुकूमत में रहे हैं और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब खजाना खजाना उनके पास था, उनको चेंज किया गया, इसहाक डार साहब आए, आप सब लोगों ने खुशामदीद किया। आज जब हुकूमत खत्म हो गई, आज आप लोग भी मिफ्ता इस्माइल की बातों को सही ठहराते हैं, तो आप लोगों ने ये बात कल क्यों नहीं की? आप कल क्यों इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन थे, हुकूमत खत्म होने के बाद अब आप मुतमईन नहीं हैं? देखें, ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर का था कि खजाना की वजारत उनकी पार्टी के पास थी। वो अगर चेंज कर लेते, हम उसकी किस तरह मुखालफत करते, बाहमी हम किस तरह मशावरत से उनकी। चीजें होती हैं ना। आप लोगों से ये तो मशावरत नहीं उनकी की गई। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला मामला था। वो अगर उनकी जगह पे इसहाक डार साहब को लेकर लेकर है, तो वो उनका मसला था, हमारा उसमें किसी किस्म का भी कोई दखल नहीं था जी। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद भी इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक से पहले इफ्तिखार साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में वो बता रहे थे कि ये जितने भी फैसले हुए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से और नून लीग की मर्जी से हुए हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ मुश्तरका हुकूमत में ही रही है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है इफ्तिखार साहब कि आप लोग हुकूमत में रहें और आप लोगों की मर्जी शामिल ना हो और फैसले ऐसे ही होते गए। बहरहाल चलें, उज़्मा साहिबा, ये जो 16 माह का इत्तेहाद रहा है आपका, तो इस इत्तेहाद में जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ी, तमाम तर चीज़ें बढ़ी, अब अगर हम देखते हैं निगरान वज़ीर आज़म के आ जाने के बाद से डॉलर की कीमत पे मुसलसल काबू पाया गया, हर तरह से कार्रवाइयाँ की गई, स्मगलिंग रोकी गई, तो ये इकदाम बिल आखिर निगरान हुकूमत को क्यों उठाना पड़ा? ये आप लोगों ने क्यों ये इकदामात नहीं उठाए? एक तो इफ्तिखार साहब को मेरे ख्याल में जमहूरी हुकूमत का अलिफ बे नहीं, कि फैसले होते हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के नहीं होते हैं, वो पूरे कैबिनेट के होते हैं, और कैबिनेट में इनकी पार्टी के कई मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो जो भी फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस से ताल्लुक रखें, या वो क्लाइमेट से ताल्लुक रखें, या फॉरेन से ताल्लुक रखें, वो मुश्तरका जॉइंट कैबिनेट उनको अप्रूव करती है। तो इसलिए जिम्मेदारी जो है वो एक पे डालने की कोशिश आप ना करें। आपने जो दूसरा मुझसे ये सवाल पूछा, देखें, ये सारी जो अब रुकी है, ये जो डॉलर की जो कीमत जो है वो गिरी है, उसकी मेन वजह यह है कि ये सारा डॉलर स्मगल होके अफगानिस्तान जा रहा था। और ना सिर्फ डॉलर स्मगल हो रहा था,
आटा, चीनी, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ, हर दुनिया की चीज़ ये अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के थ्रू खुलेआम कोई उनका चेक वहाँ पे नहीं था और वो इतना पोरस बॉर्डर था। हालाँकि हमारी एजेंसियाँ मौजूद हैं और मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि ये हमारी हुकूमत जो थी अ, उनका तो फेलियर इतना नहीं है, लेकिन हमारे जो बॉर्डर्स में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनका काम था। अगर वो अब उसको रोक रहे हैं तो पहले भी उनको रोकना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत कारी ज़रब लगी और अब स्मगलिंग रुकी है तो हमें थोड़ा-सा सँभाला मिला है। एक वो आपके जो रोकड़ी साहब हैं, बड़ी लंबी गर्दान करके गए हैं मारूसी सियासत पे। पहले तो ख़ैर मैं उनको बता दूँ कि अली तरीन जो है उनके लिए भी टिकट के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जहांगीर तरीन, और पहले भी उन्होंने कोशिश की थी। दूसरे हमारे खित्ते में आप बांग्लादेश देखें, इंडिया देखें, मारूसी सियासत कोई उसमें वो कोई गाली नहीं है। अब आप मरियम नवाज साहिबा को देखें, उन्होंने कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया। उसके उन्होंने कितनी मुश्किलात उठाई, वो 150 दिन जेल कैद में उन्होंने काटी। किस तरीके से वो उनको आते साथ ही अपनी वालदा को छोड़ के आई, किस तरीके से अपने बाप के सामने उनको हथकड़ी लगाई गई। उन्होंने बहुत बहुत मुसीबतें उठाई हैं। इसी तरह से हमजा शहबाज में भी 600 दिन वो जेल में रहे। तो अगर एक शख्स है वो अपनी मेहनत करता है, आप किस तरीके से दिन रात मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी को जो है नए सिरे से एक जान डाली है उसमें, तो मेहनत की है, दिन रात वो लगी रही हैं। वो कोई ये ओजमा तो नहीं कि साहिबा, उन्होंने मुझे प्लेट में एक रख के फिर छोटी सी उन्होंने बात का एक आंसर सिल्वर स्पून करें। उनको दे शाहिद दिया है। खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही हैं? पाकिस्तान ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और पार्टी ने उनको इतनी इज्जत दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट भी दी। अब बात सारी ये है कि जिस तरह मुझे इमरान खान जब था, तो वो अगर हम कोई मीडिया में बात करते थे, वो आग बगोला हो जाते थे और वो कहते थे कि शो कॉज नोटिस भेजो, ये पार्टी की जो बात है मीडिया में क्यों उन्होंने बैठ के की है। तो शाहिद खान अब्बासी का यही मसला था कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम था तो उनको चाहिए था कि वो जिस तरह गए थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से या लीडरशिप से, आप इंटरनल मैटर्स इंटरनली आप डिस्कस करते। ये तो बात नहीं होती ना कि आप मीडिया पे बैठ के और चैनल से बैठ के आप कहें कि मैं इस पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हूँ, मैं ये उनकी डिसीजन को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। ऐसे फिर पार्टीज नहीं चलती है। कोई तो पार्टी जो है उज़्मा ना साहिबा, वो उसमें एक डिसिप्लिन होता है। लीडरशिप की तरफ से भी तो कोई लचक नहीं दिखाई गई। वो वापस आए, कायद मेरे नून ख्याल लीग में वतन बहुत वापस मेरे आए ख्याल हैं, में इस्तकबाल के लिए देख नज़र नहीं आए खाकान अब्बासी साहब। इस्लामाबाद आए हैं नवाज शरीफ साहब, अपने केसेस के सिलसिलों में तब भी नज़र नहीं आए और किसी मुलाकात के लिए भी नहीं तो ये बुलाया तो गया। ये हुमा, आप ये तो देखे ना, ये तो फिर शायद खाकान अब्बासी से पूछिए। उनको तो इतनी इज्जत मरियम नवाज साहिबा ने दी थी कि वो अपनी सीट से उठ गई थी और कहा था आप यहाँ पे बैठे हैं। आपको याद है वो जलसा। बिल्कुल, अब अगर बिल्कुल। वो खुद जो है वो नहीं आना चाह रहे हैं तो इसमें फिर पार्टी को आप क्यों ब्लेम दे रही हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब तो कायद नून लीग वापस आ गए हैं ना। अब तो अगर गिले शिकवे हैं तो आप नहीं समझती कि एक इस तरह की मुलाकात का इनेकाद किया जाए, एक मुलाकात की जाए और अपने गिले शिकवे दोनों जानिब से दूर कर लिए जाएं? जी, देखें बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल इसकी गुंजाइश है और अगर वो चाहें तो आई एम श्योर कोई ना कोई इसकी सिचुएशन का सॉल्यूशन निकल भी सकता है। लेकिन देखें, अगर आप कहें कि जी अगर मरियम नवाज़ साहिबा आएँगी तो मैं उनको नहीं मानता हूँ, तो मरियम नवाज़ साहिबा वो हैं जो 21st सेंचुरी में लेके गई हैं अपनी पार्टी को। ये पार्टी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत पीछे थी। ये नौजवानों के जहाँ तक ताल्लुक था बहुत पीछे थी। ख़वातीन को किस तरह उन्होंने मुतहर्रिक किया, यूथ को कैसे। अभी इसके लिए आपको एक बंदा चाहिए जो इंस्पिरेशनल हो, जिसको जिसके जो एक क्राउड पुलर हो। तो आप फिर उसको रद्द कर दें कि जी मैं इनकी लीडरशिप नहीं, तो फिर आप ठीक है, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ गए हैं, अब आप उनकी लीडरशिप तो कबूल करें। तो ये कोई बात नहीं, आप जाएँ उनसे मिलें और जिस तरह से वो आपके कायद कहते हैं, आप उसके मुताबिक अपना फैसला कर लें। बिल्कुल, अपने कायद के फैसले के मुताबिक आप भी फैसला कर लें। इफ्तिखार साहब कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। क्या कहते हैं, अगर आइंदा इलेक्शन में आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोगों के पास आपकी टीम, आपकी पूरी तैयारी है? क्या मौजी टीम होगी आप लोगों की? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत होगा। मैं पहले थोड़ी-सी एक बात क्लियर करना चाहूँगा जी, जी। कि जहाँ तक मैंने बात की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का
कि जो उनके अपनी पार्टी के अंदर का फैसला था रिप्लेसमेंट का, तो वो उन्हें हक हासिल था, उसमें कोई और जमात मुदाखलत नहीं कर सकती थी। वो उनका हक है कि वो मुफ्ती साहब को रखें या वहाँ पर इसहाक डार साहब को। जहाँ तक काबीना के फैसले हैं, तो वो सब तमाम जो पार्टीज़ थी, वो तमाम ओन करते हैं, उससे कोई भी इन्हें इनराफ नहीं कर रहा। ये बात क्लियर हो कि वो मुस्लिम लीग का इंटरनल मामला था, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना था। वो जिसे वज़ीर ख़ज़ाना उनकी मिनिस्ट्री थी, वो चेंज करते ना करते ये उनका 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 मसला था। लेकिन और इफ्तिखार साहब, जहाँ तक आप लोगों ने क्या ज़रा भी इस मामले में मुदाखलत नहीं की? पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरे मुल्क की मईशत का सवाल था यहाँ पे। देखिए, मुफ्ता इस्माइल साहब को अगर एक पार्टी अपना किसी मिनिस्टर को अपनी पार्टी के अंदर से दूसरे को रिप्लेस करना चाहती है, हम बाहर से किस तरह उसकी मुखालफत करते हैं? ये उनका इंटरनल मामला था, इससे बाकी बाहर काबीना का कोई बाहर कैसे इफ्तिखार काबीना साहब? आप तो हुकूमत में हैं उनके साथ, बाहर कैसे? नहीं। हम पीपल्स पार्टी से, नहीं, नहीं, अब लेकिन हमारा ये पीपल्स इफ्तिखार साहब सही किस सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। हम ये कुछ नहीं, करना ये चाहे अगर पीपल्स अगर पार्टी में, ये तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, किसी मैं और इनसे का एग्री हक करती हूँ कि अगर मुफ्ता साहब को चेंज करके डार साहब को लाया गया है, तो ये एक पार्टी का इंटरनल मामला होता है। इसमें ऐसी कोई वो अचंभे की बात नहीं है। लेकिन पार्टी ने मुनासिब समझा कि डार साहब आके तो देखें मईशत को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो फिर अब ठीक है, अच्छा चलें, उज़मा साहिबा ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी। मैं इफ्तिखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या प्लान होगा? क्या हिकमत अमली है? मईशत सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाली जो भी हुकूमत होगी, तो मुआशी टीम है आप लोगों की? प्लान तैयार है? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि आपने पहले फरमाया कि एक ज़रदारी सब पे भारी। तो ये नारा इसका भी जो है इसे ज़रा दुरुस्त कर लें कि एक ज़रदारी सबसे जारी है, सब पे भारी वाली बात बात नहीं है। तो जहाँ तक हमारी माशी टीम की बात है, तो हम इससे पहले भी आप देखें कि मेरे ख़्याल 2008 से 2013 तक जो पाकिस्तान की बरामदात थी और बाकी सारा, उसे आप देखें कि $25 बिलियन से भी ज़्यादा वो गईं, जो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान की इसमें हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। और फिर हमने मुख्तलिफ गुर्बत के और बाकी सारे हमने प्रोग्राम दिए, जिससे पूरी दुनिया ने भी सराहा, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम्स हमने दिए। फिर हमने मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ दी। अब आप देखें कि कैंसर का पूरी दुनिया में साइबर नाइफ के थ्रू जो इलाज हो रहा है, उसमें 5 मशीनें काम कर, जिसमें 2 सिंध के अंदर काम कर रही हैं। इसी तरह गुम्बद के अंदर आप देखें कि हमने जिगर ट्रांसप्लांट का और गुर्दों का ट्रांसप्लांट का हमने वहाँ पर किया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह हार्ट का जो है, हम वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल एनएससीवीडी है और वो भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए सिर्फ शर्त पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड, उसके लिए कोई शर्त नहीं कि वो सिंधी हो, बलोच हो, सराइकी हो, पंजाबी सारों के लिए सिर्फ पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, उसका सारा इलाज। हमारा पूरा एक प्लान है, हमारे पास अपनी टीम भी है, सारा है। इंशाल्लाह ताला हम पूरे एक प्रोग्राम के साथ अवाम के पास जाएँगे, फिर अवाम जिसे मुंतखब करें। मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि इस वक़्त जिन मसाइल से मुल्क घिरा हुआ है, हमने मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसमें बाकी पार्टी, अब हमें चाहिए कि हम चार्टर ऑफ पाकिस्तान एक साइन करें, जिसमें इकोनॉमी भी आए, ये डेमोक्रेसी भी आए, बाकी मामलात भी आएँ। इसी तरह जिस तरह 18वीं तरमीम हम लेकर आए थे कि तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड बोर्ड लिया था और इन मसाइल से निकालने के लिए इस वक़्त हमारा नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो मायूस है अपने मुस्तकबिल से। बेरोज़गारी बढ़ गई है, 64% बिल्कुल ऐसा ही है। 64% यूथ जा रहा है अपना इलेक्शन में वोट डालने के लिए। उसकी मायूसी को खत्म करने के लिए जब तक सारे साथ नहीं बैठेंगे, उन्हें एंगेज नहीं करेंगे, उन्हें हम उनके जो मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये इस तरह मसले हल नहीं होंगे। तो उसके लिए सारों को मिलकर बैठकर एक दफा फिर चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करना चाहिए और उसमें तमाम पार्टीज को इसमें आना चाहिए।
बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि तमाम पार्टीज़ को आना चाहिए और सारों को मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ पाकिस्तान है, कोई भी ज़ाती मफाद नहीं है। हमारा सबसे अहम मफाद हमारा मुल्क पाकिस्तान है। उज़मा साहिबा, आपसे भी यही सवाल है, अगर आप इनके इस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आपकी आ जाती है, जैसे आप लोगों को पूरा यकीन है कि कायद नून लीग इस दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास क्या सियासी और मौशी प्लान है फिर आगे? हुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जब वापस आए हैं, आपने उनकी तकरीर तो सुन ही ली होगी। बिल्कुल। वो कौम को जोड़ने, वो कौम के जख्मों पे मरहम रखने आए हैं। कौम बड़ी मुश्किल वक़्त से गुज़र रही है और उन्होंने कई दफ़ा अपनी स्पीच में आप बताया कि मेरे दिल में रत्ती बराबर भी किसी से इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए, अपनी अवाम की खुशहाली को देखना चाहता हूँ। मैं जो और उनका जो स्लोगन है, उनका बयानिया यही है कि एक मज़बूत इकॉनमी जो है, वो सबसे बेहतरीन इंतकाम है जमहूरियत में। तो उनकी सारी तवज्जो इसी पे है कि मईशत को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान को है वो उसकी इकोनॉमी को इतना मजबूत करें कि हर घर में खुशहाली हो, लोगों को की ज़िंदगी में आसाइश हो, वो उम्मीद बन के आए हैं। उम्मीद को यकीन में तब्दील करने आए हैं। पाक सरज़मीन में इसीलिए वो आए हैं और इंशाअल्लाह ताला यही यही उनकी वो विज़न है, यही उनकी सोच है। वो अगर बने, इंशाल्लाह बनेंगे, वो चौथे अवाम की वोटों से बनेंगे, तो वो पूरी कौम को मुत्तहिद करके आगे चलेंगे। जिस तरह आपको उम्मीद है, आपको यकीन है उज़्मा साहिबा, इसी तरह से पाकिस्तान की आवाम को, हम सबको भी यही उम्मीद है कि आने वाले इंतखाबात में आइंदा जो इंतखाबात होंगे और उसके बाद जो हुकूमत आएगी, फिर चाहे वो नून लीग आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है या आवाम के वोटों से जो भी पार्टी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका सबसे अहम और अवलीन तरजीह मईशत को मजबूत करना हो, जिस तरह से आपने फरमाया, और हर घर में, हर हाल में खुशहाली हो और पाकिस्तान हंसता बसता तरक्की करता हुआ नजर आए। अपने प्रोग्राम का इसी के साथ इख्तिताम करेंगे नाजरीन, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।